रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है कहानी बदलती सरगम। लेखक नंद भारद्वाज और वाचक हैं निमिषा सिंघल। मन की जिस अनबन और आकुलता को लेकर आज आपके सामने आई हूँ, संभव है कि आपके लिए यह कोई नई बात ना हो और ना ऐसे नएपन के पीछे भटकने की आपको फुर्सत है। फिर भी इतनी सी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस घर परिवार में पैदा होकर मैं इस दुनिया में आई, उसमें अगर मेरी अपनी कोई भूमिका है ही नहीं, तो उसके आगत अनागत पर मेरे असर की अकारत चिंता क्यों? इस घर परिवार या जात बिरादरी के नियम कायदे मानने या उन्हें चुनने की छूट मुझे मिली ही नहीं, तो कोई कैसे इस बात का उलाहना मेरे नाम रख सकता है कि उनकी इस दीन दशा सुधारने संवारने के लिए मैं कुछ करती क्यों नहीं? एक बात आप तय जान लीजिए कि मुझे एक इंसान के रूप में जो कुछ करना जरूरी लगता है वह तो मैं करती आई हूं और आगे भी करती रहूंगी, बिना किसी से कुछ उम्मीद रखे। लेकिन किसने मुझसे क्या उम्मीद बांध रखी है और उस पर मैं खरी उतरी या नहीं, इस बात का प्रमाण आप मुझसे ही क्यों मांगते हैं? दिखती बात है कि यदि मनुष्य के रूप में कोई आराम और खुशी से जीना चाहता है तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम तो उसे खुद ही करना होगा ना। आराम और खुशी ना कहीं मांगे मिलती है, ना कोई आकर हाथ में सौंपता। गाने बजाने के जरिए अपनी रोजी कमाने वाले परिवार में औलाद, और वह भी लड़की, अपनी लड़की पने की अवस्था में पहुंचने पर घर परिवार और माँ बाप से आखिर क्या अपेक्षा रखती है? वे उसे इस अवस्था तक लाने में उससे जो कुछ चाहते कराते रहे, उसको लेकर उनसे कुछ पूछने या उस पर ऐतराज उठाने की गुंजाइश ही कहाँ थी? अपने अधिकार और कर्तव्य के इस अंधे खेल में कौन कहाँ अपने अधिकार या कर्तव्य की मर्यादा लांघ जाता है, इसका कौन कितना हिसाब रख सकता है? ऊपर हाथ तो हमेशा माँ बाप का ही होता है, सो निवारण करने का हक भी उन्हीं के पक्ष में जाता है। यह तो दिखती बात है कि माँ बाप ऐसे मौकों पर अमूमन अपनी सुविधा और सहूलियत पहले देखते हैं और वही व्यवहार उनकी आदत बन जाता है। उस घर में जन्म लेने के बाद हम 5 भाई बहनों को, जिनमें 4 तो हम बहनें ही थीं, कब क्या करना है यह बात ना कभी किसी को बतानी समझानी पड़ी और ना किसी ने इस बारे में कुछ पूछा। पिता अपनी जवानी के दिनों में अच्छे सारंगी वादक और गायक रहे थे, जिसकी वजह से कई बरसों तक ठाकुर परिवारों और रईसों के बुलावों पर, उनके वैवाहिक मांगलिक अवसरों पर वे रजवाड़ी गीत गाने के लिए जाते रहे। लेकिन पिछले सालों में ऐसे बुलावे गिनती के ही रह गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारंगी को उतारकर कमरे की लटान पर रख दिया था और पीने की आदत के कारण स्वर में भी वह सुरीलापन नहीं रह गया था। इन्हीं बरसों में आम घरों में मांगलिक मौकों पर माँ के गीतों की मांग जरूर बढ़ती रही और बड़ी वाली दोनों बहनें यशोदा और गौरी अपना स्वर संभालते ही माँ के साथ संगत में लग गई थीं। तीसरे क्रम पर गर्भ में आए भाई गणपत ने
बचपन से ही कुछ अलग रुझान रखा और इस पुश्तैनी पेशे में उसका मन कम ही रमा। लेकिन अपनी मन मर्जी के मुताबिक ढोल जरूर अच्छा बजा लेता था। मुझे तो लगता है कि एक के पीछे एक जिस तरह हम सभी बच्चे इस घर में आते रहे और अपना आपा संभालते रहे, इस बारे में हमारे माँ बाप को यह सोचने की फुर्सत कभी मिली ही नहीं कि हमारी जिंदगी किस आकार में ढलनी चाहिए। यदि हुई होती तो वे इतना तो अवश्य ध्यान रखते कि हमें एक इंसान के रूप में जिंदा रखने के लिए अपने पास कुछ गुंजाइशें और हौसला तो सहेज कर रखा ही होता। सभी के लिए रहने लायक घर, दोनों वक्त की पुख्ती रोटी, पहनने ओढ़ने के लिए जरूरत भर के कपड़े और देने के लिए एक अच्छा सा भविष्य। क्या कभी इन जरूरी बातों पर उन्होंने ठहर कर विचार किया होगा? मुझे नहीं लगता। मानो माँ एक निरपेक्ष मानवीय मशीन थी और हम उस सांचे में स्वतः ढलते स्पंदित साज, जो आकार लेते ही अपने सुर ताल में बजने लगते। मैं इस बिखरती बदलती सरगम का चौथा स्वर साज थी, वाधु। शायद लोगों के सुझाव पर माँ बाप ने मेरा यही नाम तय किया। जब तक मुझे इसका बोध होता, समूचे गांव और जान पहचान के दायरे में मेरा यही नाम चलन में आ चुका था। आज सोचती हूँ, यदि बाकी बहनों की तरह मैं भी छिपी दबी जी लेती तो ना यूं तो चर्चा में आती, ना किसी को उम्मीद होती या शिकायत। नाम ही के अनुरूप अनजान वादू ही रह जाती। यूं मुझसे छोटी बहन बीना के बाद भी एक जिंदगी के आने की उम्मीद और जगी थी, पर वह अधबीच में ही लुप्त हो गई। उसका जाने अनजाने उलाहना भी बीना पर ही मरा गया कि वह आने वाले भाई को खा गई। बहाना यह है कि उसने मां के गर्भवती हो जाने के बाद तक उसका दूध पीना छोड़ा ही नहीं। उसकी देह का सारा कस तो वही पी गई। भाई तो गया सो गया ही। 5 महीने बाद मां भी पीछे पीछे सिधार गई। हमारे लिए तो बड़ी बहन यशोदा ही मां समान थी। यदि गोद और कांधे का कोई मान महत्व होता है तो उन दिनों वही हम छोटी बहनों और भाई का सबसे बड़ा सहारा थी। वह जब तक शादी करके अगले घर नहीं पहुंच गई, हमेशा हमारी ढाल बनी रही। स्कूल मास्टर गिरजा शंकर मेरे लिए तो समूची सृष्टि में एक ही आला दर्जे के इंसान बनकर सामने आए, अपने नाम के अनुरूप ही नेक और संगीत के अच्छे जानकार। हारमोनियम बजाने में तो उनकी जोड़ का आसपास कोई मिलना ही असंभव था। वे स्कूल में हिंदी और संगीत के सर्वप्रिय अध्यापक थे। स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान तो कराते ही थे। जिस बच्चे में रुझान दिखाई देता उसे अलग छांटकर घंटों उससे संगीत का अभ्यास भी कराते। जाने उन्हें मेरे स्वर में ऐसा क्या मिल गया कि उन्होंने स्कूल में गाने वाले बच्चों में मुझे जैसे हमेशा के लिए अलग ही छांट लिया। स्कूल में जो भी आयोजन होता और कोई बच्चा गाए या ना गाए, मेरा गाना तो तय ही होता। गाना ही जैसे मेरी पढ़ाई थी। मुझे भी सूखी पढ़ाई की बनस्पत इसमें ज्यादा आनंद आता और पगली की तरह रंगोलियां करती रहती। स्कूल से 5वें दर्जे तक आते आते सारे गांव और आसपास के हलके में यह हल्ला मच गया कि वाधुड़ी के जोड़ की गाने वाली और नाचने वाली लड़की सारे जिले में मिलनी मुश्किल है। 5वां दर्जा पास करने से पहले मास्टर जी ने मुझ पर एक एहसान और किया। उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में मेरा नाम वाधु से बदलवाकर वसुधा करवा दिया, वसुधा पवार। और इसी नए नाम से स्कूल में और बाहर कई अच्छे कार्यक्रम भी करवा दिए। आयोजनों में इनाम इकरार भी मिलने लग गए। इससे निश्चय ही मेरे हौसले में अपूर्व बढ़ोतरी हुई। उन्होंने इतनी मदद और कर दी कि 5वें दर्जे की परीक्षा के दौरान ही मेरी ओर से एक आवेदन नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए पहुंचवा दिया। नवोदय में जब मैं आई तो मेरी उम्र शायद 12-13 के बीच की रही होगी, लेकिन कद काठी ठीक होने से
मैं खासा बड़ी लगती थी, पहने ओढ़े तो जैसे पूरी युवती ही। रंगरूप में भी दिनों दिन निखार आता जा रहा था। अपने मीठे स्वर और बेहतर प्रस्तुति के कारण स्कूल में मेरी गिनती अच्छा गाने वाले बच्चों में होने लगी। संगीत की अध्यापक अनीता जी यूं तो मुझे पहले कार्यक्रम से ही पसंद करने लगी थीं, लेकिन एक बार जयपुर में गिरजा शंकर जी से हुई मुलाकात के दौरान जब उन्हें यह जानकारी मिली कि लोक गायन और नृत्य में मैं अच्छी तैयारी रखती हूँ, तो उन्होंने जयपुर से वापस लौटते ही मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। इन 5-6 वर्षों में मुझे पढ़ने और अपनी कला प्रस्तुत करने के जो अवसर मिले, उनमें मैं ऐसी मगन रही कि कब मैंने हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी पास कर ली और कब एक नई कलाकार के रूप में मैं चर्चित हो गई, उसकी ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। इन वर्षों में मेरी प्रस्तुतियों से स्कूल का नाम और रुतबा तो बढ़ा ही, प्रदेश और देश के बाहरी मंचों पर भी मेरी लोक गायकी और नृत्य कला को अच्छी इमदाद मिली। यह सही है कि बाहर के आयोजनों में मुझे कुछ आर्थिक लाभ जरूर होता था और वह सारी बचत मैं एक बैंक खाते में अपनी भावी जरूरतों के लिए संचित कर रही थी। मैं यह बात अच्छी तरह जानती थी कि आने वाले दिनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के समय मुझे इस बचत की बहुत आवश्यकता रहेगी। बापू और भाई के अटपटे व्यवहार के कारण घर से मेरी दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। इन वर्षों में मेरा घर में आना जाना काफी कम हो गया था। यशोदा और गौरी के विवाह के बाद तो घर की हालात और भी बिगड़ गई थी। मुझसे छोटी बहन बीना बापू और भाई को 2 समय की रोटी तो बनाकर खिला देती, पर घर की बिगड़ती दशा पर उसका कोई वश नहीं था। यशोदा बड़ी होने के कारण भाई और बापू को जरूरत पड़ने पर उनके निकम्मेपन को लेकर कुछ खरी खोटी सुना भी देती थी, लेकिन गणपत के उद्दंड व्यवहार के कारण उसने भी अब मायके आना कम कर दिया है। बीना तो हम सबसे थी ही छोटी, सो उसकी परवाह भला कौन करता। गणपत की शादी के 1.5 बरस बाद इस बार सिर्फ बीना की चिंता को लेकर गांव आई हूं, सो भी बिना बुलाए, जबकि इसी 1.5 बरस में बापू ने कई बार बुलावा भिजवाया था। एक बार तो स्वयं गणपत लेने भी आया, लेकिन मेरी घर आने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। इन दिनों जब मुझे बीना के साथ हुए एक हादसे की उड़ती सी जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि उसकी मदद के लिए मुझे जरूर जाना चाहिए। घर पहुंचकर जब मैंने उसे अपने पास बिठाकर वास्तविकता जाननी चाहिए, तो पहले तो वह इसी बात पर बिफर गई कि मैं भी गांव वालों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके उससे बात करने आई हूं, और अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ। जब मैंने बहुत जोर देकर कहा कि मैं किसी के कुछ कहने से कोई धारणा नहीं बना रही हूँ, मैं तो स्वयं उसी के मुंह से उसकी परेशानी समझना चाहती हूँ। मदद क्या कर पाऊंगी, इसका फैसला तो सारी बात जानने के बाद ही किया जा सकेगा। मेरी हमदर्दी से आखिर उसका कठोर चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी शिकायत थी कि घर में कोई उसकी परवाह नहीं करता। घर में अगर खाने पीने का सामान निवड़ जाए तो उसी को भागदौड़ करके इंतजाम करना पड़ता है। बाप और भाई दोनों छक्कर दारू पीते हैं और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा लेते हैं। ऐसी हालत में पड़ोस में हमारी चाची के पास जाकर रात बितानी पड़ती है। घर में पहली बार लगा कि बीना को वाकई मेरी मदद की सख्त जरूरत है। मैं इस घर के लिए और कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, बीना की मदद तो मुझे करनी ही होगी। संयोग से उसकी बापू ने सगाई की बात जरूर कर रखी थी। मैंने उसी दिन अपने गुरु गिरजा शंकर जी को उनके घर जाकर बीना की सारी परेशानी बताई। उन्होंने अगले दिन सुबह ही मेरे साथ रामगढ़ चलकर लड़के के बाप से बात करने का आश्वासन दिया और मुझे वापस घर भेज दिया। रात को घर में बापू और भाई ने मुझसे कोई बात नहीं की। अगले दिन सुबह ही मैं गुरुजी को साथ लेकर रामगढ़ चली गई। संयोग से बाप बेटे घर में ही थे। लड़का भी गुरुजी का शिष्य रह चुका था। यूं भी गिरजा शंकर जी का इस हलके में सभी बहुत आदर सम्मान करते थे। गुरुजी ने समधी जी से 1 महीने बाद शादी की तारीख पक्की कर दी।
क्योंकि मेरे पास बीना के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। उनसे बात पक्की कर हम उसी शाम फतेहपुर वापस आ गए। शाम को घर के कमरे में बैठकर जब मैंने यह खबर दी कि मैं बीना की शादी की तारीख पक्की कर आई हूँ, तो बापू तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भाई बुरी तरह से झुंझला गया। वह चिढ़ते हुए बोला, तूने जब घर से कोई ताल्लुक रखना ही छोड़ दिया तो ये फैसला लेने का हक तुझे किसने दिया कि तू बीना के मामले में कोई पंचायती करे? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बीना की सगाई तो तुम ही लोगों की करी हुई थी ना। फिर मैंने यदि समधी जी को शादी के लिए राजी कर लिया तो तुम्हें कहाँ कष्ट हो गया? मैंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तूने तो यूं ही बिरादरी में हमारा जीना हराम कर रखा है। हर कोई हमें भौंटता फिर रहा है कि तुम्हारी बहन तो सारी दुनिया में मंचों पर नाचती गाती फिर रही है, ना कोई लाज शर्म और ना घर परिवार की चिंता। मुझे तो यही कहना है कि तू जब हमारी वादू रही ही नहीं, तू तो वसुधा बन गई है, खुद इतनी मनमर्जी करने लगी है कि बाप और भाई को तो किसी गिनती में ही नहीं रखती, तो फिर घर में पंचायती किस नाम की करना चाहती है? तू अपना ही भला बुरा देखना। बीना का ब्याह कब होना है इसे तुझे क्या लेना देना है? वह हम जाने और यह जाने। गणपत के इतने सपाट और रूखे बोल सुनकर एक बारगी तो मैं अचरज में पड़ गई। मन में गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उससे अधिक चिंता इस बात की हो रही थी कि कहीं बनी हुई बात बिगड़ न जाए। मैं इसी दुविधा में बैठी कुछ जवाब सोच ही रही थी कि इतने में गुस्से से भरी हुई बीना फुफकार कर बोली, तो अब तू रह गया है मेरा भला बुरा देखने वाला। ये मेरी माँ जाई बहन है और कुछ भला करने लायक है, तो इसके करने से तो तेरी इज्जत उतर रही है। जिन बहनों के तुझ जैसे भाई और वैसा ही पीछे बाप हो, तो उन्हें तो जल्दी ही कोई कुआं या खाड़ देख लेनी चाहिए। आया बड़ा मेरा भला सोचने वाला। इन पिछले वर्षों में देखी नहीं क्या तुम्हारी भलाई? घर में 2 टंक रोटी तो दूर रही, इज्जत से 2 घड़ी आंगन में खड़ी रह जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग मुझे कितना सहारा देते हो वह मैंने अच्छी तरह जान लिया है। मेरी जुबान मत खुलवाओ, मुंह छुपाने को ढक्कन नहीं मिलेगा। गुस्से और अवसाद में बीना की सांस धौंकनी सी बजने लगी थी। आंखों में आंसू छल छल आए थे, उसका गला अवरुद्ध हो रहा था। मैं बात संभालना चाह रही थी, उससे पहले ही गणपत उठा और गुस्से से पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। बापू वैसे ही नशे में संज्ञाहीन से बैठे थे और भौजाई भी उठकर कमरे से भीतर चली गई। यूं बात को बीच ही में छोड़कर चले जाने के उपरांत यह तो स्पष्ट था कि भाई से इस स्तर पर बात करने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। बापू की हालत देखते हुए और कुछ कहने सोचने की गुंजाइश बची ही नहीं थी। मैं यह भी जानती थी कि भाई की यह रीस उसकी अपनी कमजोरियों को ढकने का एक मिथ्या बहाना भर है। ना वह तय की हुई तारीख में कोई विघ्न डाल सकता है और ना होते हुए काम में उसकी ओर से कोई सहारा। मैं उससे कोई सहारा मांग भी नहीं रही। मैंने बीना को ही यह समझाने का यत्न किया कि वह धीरज रखे और यह समझ ले कि जिन लड़कियों के माँ बाप और भाइयों में उनकी जिम्मेदारी उठाने का मादा नहीं होता, उन पर ज्यादा निर्भरता दिखाने से कुछ नहीं होता। उन्हें अपना आपा खुद संभाल लेना चाहिए। यूं बात बात पर कुएं खाड़ की बात सोचना तो एक तरह से अपनी ही कमजोरी उजागर करना है। बस इसी उपापों और आकुलता में मेरा कलेजा भीतर ही भीतर छटपटा रहा है कि अपने घर परिवार और समाज में अगर मनुष्य इतना अकेला और अनसुहाता हो जाए तो फिर किससे बेहतर की उम्मीद बांधे हम। तसल्ली बस इतनी भर थी कि बीना अब संयत थी और उसकी आंखों में अव्यक्त आश्वस्ति का भाव। अनायास हम दोनों की नजर उस वीरान से कमरे के भीतर लटान पर धूल सनी उस सारंगी पर जा टिकी थी जिसमें अब कोई तार स्वर साबुत नहीं बजा था। उसी कमरे के कोने में रखा वह ढोल जिस पर माँ और हम बहनों के स्वर कभी परवान चढ़ते थे, उसकी मड़ी हुई खाल अब जगह जगह से चिर गई थी, लेकिन हम बहनों के बीच एक अरसे से बनती बदलती नई सरगम उस घर के अंधेरे कोनों अंतरों में अब भी गूंज रही थी।